हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो स्टार्ट करते हैं बिना डिले करे। सो इससे फर्स्ट लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था स्पैनिंग सेट्स के बारे में कि स्पैनिंग सेट्स क्या होते हैं ऑफ अ वेक्टर स्पेस। ठीक है, तो मान लो कि उसके में हमने पढ़ा था कि एस मेरा कोई भी एक सेट है कंसिस्टिंग ऑफ वेक्टर्स। ठीक है ना, वो वेक्टर्स कहाँ से लिए गए हैं? एक वेक्टर स्पेस से लिए गए हैं। ठीक है ना, तो जो ये स्पैन होगा, तो जो स्पैन एस होगा उसको ये एक ऐसा सेट होगा जिसके अंदर इस फॉर्म के एलिमेंट पाए जाएंगे, मतलब कि इन वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन वाले जो एलिमेंट्स होंगे वो इसके अंदर पाए जाएंगे। तो उसको मैं बोलूंगी कि जो ये मेरा सेट एस है ये मेरा वेक्टर स्पेस वी को स्पैन कर रहा है। ठीक है ना, मतलब कि देखो हम लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे लिखते हैं कि मान लो यू मेरा कोई भी एक वेक्टर है, अगर मैं उसको v1 v2 v3 इन v1 v2 v3 इन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पा रही हूँ, है ना। लीनियर कॉम्बिनेशन में ही तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर यही तो होता है कि कोई एक वेक्टर लिया है मैंने u जो मेरा वेक्टर स्पेस v से बिलोंग करता है, और v1 v2 v3 ये सारे वेक्टर्स भी मेरे वेक्टर स्पेस v से लिए गए हैं। ठीक है ना, तो अगर मैं इस वेक्टर को इन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगी, ठीक है ना, तो जो मेरा सेट एस होगा उसमें तो ये वेक्टर आएंगे जिन वेक्टर्स के लीनियर, ये वेक्टर्स तो मेरे लीनियर कॉम्बिनेशन बनाने में इस्तेमाल होंगे, तो ये एस सेट में आएंगे। और जो मेरा ये स्पैन एस सेट होगा इसके अंदर कौन से वेक्टर आएंगे? जैसे कि आपका यहाँ पे यू है, ठीक है ना, यू को मैं इन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पा रही हूँ ना, तो इसके अंदर वो वेक्टर आएंगे, मतलब कि इसके स्पैन एस में तो लीनियर कॉम्बिनेशन वाले वेक्टर आएंगे, जो लीनियर कॉम्बिनेशन से जो मुझे वेक्टर मिलेगा फाइनल। ठीक है ना, और सेट एस में मेरे वो वेक्टर आएंगे जिन वेक्टर की सहायता से मैं लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस करूंगी किसी भी एक वेक्टर को जो मेरा वेक्टर स्पेस से लिया गया होगा। ठीक है ना, इसको हम, ठीक है ना, तो कोई भी वेक्टर है आपका वेक्टर स्पेस V में, अगर मैं उसको उन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पा रही हूँ, किन वेक्टर्स के? जो मेरे सेट S से लिए गए हैं, तो S को मैं क्या कहूंगी? स्पैनिंग सेट बोलूंगी ऑफ द वेक्टर स्पेस V। ठीक है ना, अब देखो इसको हम इस तरीके से तो लिखते हैं, स्पैनिंग सेट S है ये मेरा किसका? वेक्टर स्पेस V का। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि स्पैन S इज इक्वल टू वी। क्यों ऐसा क्यों बोला? क्योंकि एस सेट के अंदर जितने भी वेक्टर्स हैं ना मेरे, इन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन वाले जितने भी वेक्टर्स होंगे वो मेरे इस सेट में आएंगे, और वो सारे वेक्टर भी मेरे इस वेक्टर स्पेस वी में बिलोंग करेंगे। ठीक है ना, तो कोई भी वेक्टर आप ले लो वी से, कोई भी आप वेक्टर ले लो, उन सभी वेक्टर को मैं, जैसे मेरा v एक वेक्टर, इस वेक्टर एक v एक वेक्टर स्पेस है, ये भी तो एक सेट ही होगा वेक्टर्स का। ठीक है ना, उसके अंदर v1 v2 v3 v4 और आपका u1 u2 u3 इस तरीके के वेक्टर्स इसके अंदर होंगे। तो जो ये u1 है इस वेक्टर स्पेस में एक ऐसा वेक्टर होगा फॉर ऑल ui's बिलोंग टू वेक्टर स्पेस v। ठीक है ना, ऐसे हर एक ये ऐसे वेक्टर प्रेजेंट होंगे, ये वो वेक्टर्स होंगे जिनको मैं इन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पाऊंगी, और ये भी मेरा इस वेक्टर स्पेस V में बिलोंग करेगा, ये मैं कहना चाह रही हूँ। ठीक है, तभी तो हम कह देते हैं कि जो ये स्पैन S है ये भी मेरा एक सब स्पेस होता है इसका। ठीक है ना, क्योंकि इसमें वेक्टर एडिशन स्केलर मल्टीप्लीकेशन की ये दोनों स्टैंडर्ड ऑपरेशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है ना, तो इसको स्पैन एस जो होता है इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ कि एस जो है ये मेरा वेक्टर स्पेस वी को क्या कर रहा है? स्पैन कर रहा है। ठीक है, हमने आगे क्वेश्चन की मदद से भी समझा था कि हम किस तरीके से कहेंगे, जैसे कि सेट मेरा एस है ये मेरा, जिसको मैंने, ये मेरा वेक्टर स्पेस है एक R3, इसको स्पैन कर रहा है बिकॉज एनी वेक्टर, कोई भी वेक्टर अगर मैं R3 से ले लूंगी ना, इसको मैं इन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में इस तरीके से लिख पाऊंगी। ठीक है, तो हम कहेंगे कि वो एस सेट जो है वो इस वेक्टर स्पेस को स्पैन कर रहा है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था, यहाँ पे भी एक एग्जांपल लिया गया था कि ये वेक्टर्स हैं मेरे जो सेट एस में है, और मुझे ये बताना है कि ये R3 वेक्टर स्पेस को स्पैन करेगा। तो मैंने एक अपनी तरफ से ही एक वेक्टर मान लिया था,
ठीक है ना। U जो इस वेक्टर स्पेस R3 से लिया गया था, इस वेक्टर को अगर मैं इन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पाऊंगी तो मैं कहूंगी कि ये इस वेक्टर स्पेस R3 को स्पैन करेगा। तो कैसे लिखेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन में? इस तरीके से लिखेंगे, U इज इक्वल टू C1 V1 C2 V2 C3 V3। ठीक है, यहाँ पे आप ऑपरेशन से अप्लाई करेंगे, आपकी ये इक्वेशन आ जाएगी। इक्वेशन आने के बाद हमने पीछे पढ़ा था कि अगर हम इस इक्वेशन को मैट्रिक्स की फॉर्म में अगर इसको सॉल्व करते हैं तो आसान हो जाता है, बट क्योंकि यहाँ पे हमें U1 U2 U3 की वैल्यू नहीं पता है, इनकी वैल्यू नहीं पता। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जैसे कि हमने यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करा था, जब हमने इनको लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया था तो हमारे पास यहाँ जो राइट हैंड साइड थी हमारे पास उसकी ये वैल्यूज थी, ये रही। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे हमारे पास, तो हमने यहाँ पे इस मैट्रिक्स को रिड्यूस फॉर्म में करके यहाँ से हमने स्केलर्स की वैल्यू निकालनी थी, लेकिन यहाँ पर क्या था, हमारे पास U1 U2 U3 की वैल्यूज ही नहीं थी। तो अब हम इसका सॉल्यूशन कैसे लगा सकते हैं भाई? इसको तो अब हम एक लॉजिक लगा के, आइडिया लगा के हम सिर्फ इतना पता लगा सकते हैं। पहले तो हम यही पता लगाएंगे कि इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता भी है या नहीं, है नहीं। फॉर एनी वैल्यू ऑफ U1 U2 एंड U3 सॉल्यूशन एग्जिस्ट और नॉट। फिर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो कैसे सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं? यूनिक सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे, किस तरीके के सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर सकते हैं, इतना हम पता लगा सकते हैं। ठीक है ना, U1 U2 U3 की कोई वैल्यू तो हमें फिक्स है नहीं यहाँ पे, तो हम ये पता लगा सकते हैं कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, और करेगा तो किस टाइप के सॉल्यूशन यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, तो आपने लोगों ने एक थ्योरम पढ़ी होगी बीएससी में भी, कि कोई भी मैट्रिक्स ले ली हमने A, वो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कब कहलाएगी? जब अगर वो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, मतलब कि उस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकल सकता है। कोई एक मैट्रिक्स A है, वो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स अगर है तो उसका मतलब क्या है कि इस मैट्रिक्स का A इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, और इन्वर्स जब भी एग्जिस्ट करेगा अगर उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं है। ठीक है ना, तो हम कहेंगे कि ये मैट्रिक्स इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। तो हमारा क्या होता है, जो इक्वेशंस हमको गिवन होती है उनका सॉल्यूशन हम कैसे निकाल सकते हैं? इस तरीके से। इसको मैंने एक मैट्रिक्स की फॉर्म में रिड्यूस कर लिया था। ये जो इक्वेशंस थी जो कि मेरी इस तरीके से आई थी, 1 0 माइनस के 2 2 1 0 3 2 1। ठीक है, यही तो नहीं, मान लिया मैंने ये मैट्रिक्स मेरी A है। यहाँ पे मेरे वेरिएबल्स क्या है? C1 C2 C3। इसको मैंने X नाम से मैट्रिक्स मान ली, इज इक्वल टू B। ठीक है, U1 U2 U3। तो ये इसी फॉर्म में तो आ गई ना, ये रहा AX इज इक्वल टू B। A मेरी मैट्रिक्स है, X मेरे एक, ठीक है ना, C1 C2 C3 वेरिएबल्स हो गए, और ये भी। तो अब क्योंकि इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू द थ्योरम ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, मतलब इसका A इन्वर्स निकल सकता है। आपको कोई भी एक मैट्रिक्स गिवन है तो आप उस मैट्रिक्स का A इन्वर्स तो निकाल ही लोगे, A इन्वर्स तो निकाल लोगे। तो यहां से मेरे पास जो X की वैल्यू आएंगी, जो इन वेरिएबल्स की, स्केलर्स की मेरे पास वैल्यू आएंगी ना, इन स्केलर्स की जो मेरे पास वैल्यू आएंगी वो क्या आएंगी? मेरी A इन्वर्स निकाल दो और यहाँ पे निकाल दो B, A इन्वर्स B। ये इसका सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ से ना मेरे को स्केलर्स की वैल्यू मिल जाएंगे, और ये यूनिक सॉल्यूशन होता है, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा फॉर एवरी U। ठीक है ना, तो A इन्वर्स इस मैट्रिक्स का निकल जाएगा। अब क्योंकि देखो हमारे पास U1 U2 U3 की वैल्यू नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि U1 U2 U3 की कोई भी आप वैल्यू ले लो, सॉल्यूशन आपको एक ही मिलेगा। ठीक है ना, तो AX इज इक्वल टू, यहाँ पे तो इन्होंने इसको U मान लिया या B मान लो, कुछ भी मान लो, तो इसका एग्जैक्टली वन ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा फॉर एवरी U। तो जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा मतलब हम इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पाएंगे। क्यों? क्योंकि मेरे पास स्केलर्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं कहूंगी कि ये जो सेट ऐसा है ये मेरा R3 वेक्टर स्पेस को स्पैन करेगा। ठीक है ना, समझ रहे हो ना, ऐसे। ठीक है, अब हम चलते हैं थ्योरम पे। जैसे कि हमने अभी डिस्कस करा थोड़ी देर पहले कि जो स्पैन एस सेट होता है ये भी एक वेक्टर स्पेस का सब स्पेस ही कहलाता है, और ये सबसे स्मॉलेस्ट सब स्पेस होता है। ठीक है ना, देखो कैसे। देखो ये नोट्स में बता देते, ये हम वैसे इस थ्योरम में ही पढ़ेंगे। थ्योरम का ही एक ओवरव्यू कह सकते हो कि मान लो कोई सेट S1 है मेरा, कंटेनिंग द सेट S। अगर S मेरा R3 को स्पैन कर रहा है, मतलब कंटेनिंग द सेट S का मतलब क्या है कि S1 जो है ना ये मेरा सबसेट है इस S सेट का, कि S में कुछ वेक्टर्स
एस मेरा एक वेक्टर्स का सेट है, S1 जो है ये इस S का सबसेट है। तो अगर S मेरा वेक्टर स्पेस R3 को स्पैन कर रहा है अगर, तो ये S1 भी मेरा R3 जो वेक्टर स्पेस होगा उसको स्पैन करेगा, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। ये इस थ्योरम में भी इस्तेमाल होगा, बता रहे हैं अभी। मान लो कि S मेरा कोई एक सेट है जिसके अंदर V1 V2 इस तरीके के वेक्टर्स है, सेट ऑफ वेक्टर्स है किसी भी वेक्टर स्पेस V से जो लिए गए हैं, ठीक है। तो स्पैन S जो होगा ये मेरा सब स्पेस होगा इस वेक्टर स्पेस V का, और जो स्पैन S होगा ना सबसे स्मॉलेस्ट सब स्पेस होगा इस V का, सबसे स्मॉलेस्ट स्पेस सब स्पेस होगा डेट कंटेन S सेट, ठीक है ना। डेट इज कोई भी आप अनदर सब स्पेस ले लो V का, कोई भी अनदर सब स्पेस ले लो, जैसे कि मान लो मैंने U ले लिया कंटेनिंग S, डेट इज कि मान लो U मेरा अगर सबसेट है S का, तो ये U भी मेरा इस S को स्पैन करेगा, और लेकिन जो ये स्पैन S होगा ये सबसे स्मॉलेस्ट सब स्पेस होगा V। इसको हम आगे पढ़ेंगे कि ये थ्योरम कहती क्या है, ठीक है। देखो हमने दो वेक्टर्स ले लिए U एंड V जो मेरे इस स्पैन S सेट में। अब इस स्पैन S सेट में जो U और V होंगे उनको तो हम लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखेंगे, इस तरीके से हमने लिख दिया, ठीक है। जहाँ पे C1 C2 D1 D2 ये सब क्या हमारे स्केलर्स हैं, रैंडम स्केलर्स हैं, ठीक है। तो अब देखो ये सब स्पेस कब कहलाएगा, सब स्पेस कहलाने के लिए तो इसे एडिशन जो ये मेरा स्पैन S सेट है ओवर द ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ये खुद अपने आप में एक वेक्टर स्पेस होना चाहिए, मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो U प्लस V हम ऐड करेंगे इन दो वेक्टर्स को, तो एडिशन जब करेंगे इन दोनों वेक्टर्स को तो इसका एडिशन इससे हो जाएगा, इसका एडिशन इससे हो जाएगा, तो C1 प्लस C2 स्केलर दोनों बाहर आ जाएंगे, V1 प्लस C2 D2 V2 इस तरीके से आ जाएगा। अब देखो ये जो दो वेक्टर का हमने एडिशन करा है इससे मेरे को ये मिला है, ये भी तो एक लीनियर कॉम्बिनेशन ही बना रहा है V1 V2 V के में भाई है। ये जो मेरे को वेक्टर मिला है रिजल्टेंट ये भी तो V1 V2 का लीनियर कॉम्बिनेशन है, इसका मतलब ये तो स्पैन S के अंदर है, ठीक है ना। मतलब कि U और V ये मेरे दो वेक्टर्स हैं जो मेरे स्पैन S के अंदर हैं, और इनका एडिशन भी मेरे स्पैन S के अंदर बिलोंग कर रहा है, तो भैया एडिटिव प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है ना। सिमिलरली स्केलर प्रॉपर्टी भी आपकी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ अकॉर्डिंग टू द थ्योरम कि जो स्पैन S होगा ये मेरा सब स्पेस होगा इस वेक्टर स्पेस V का, ठीक है। अब देखते हैं, मान लो क्योंकि हमने बताया था ना कि सबसे स्मॉलेस्ट सब स्पेस होगा, एंड इट ऑल देखो कैसे U मेरा कोई दूसरा सब स्पेस है V का, मैंने मान लिया कि U मेरा कोई एक सब स्पेस है V का दूसरा, ठीक है, डैट कंटेन S, मतलब कि U जो है मेरा U जो है ये मेरा एक सब स्पेस है V वेक्टर स्पेस का, ठीक है ना, डैट कंटेन S, और U के अंदर जो एलिमेंट्स है ना वो S वाले ही हैं, जरूरी नहीं सारे हों लेकिन कुछ तो है, ठीक है ना। मतलब कि U मैं कह सकती हूँ कि सबसेट है मेरा इस S सेट का ही, ठीक है ना। तो हमें ये शो करना है कि जो ये स्पैन S है ये मेरा इस U का सबसेट है। देखो कैसे, मैंने मान लिया U मेरा कोई एक एलिमेंट है जो मैंने इस स्पैन S सेट से लिया है, तो मैं इस U को इस फॉर्म में ही तो लिख सकती हूँ लीनियर कॉम्बिनेशन में वेक्टर्स VI की फॉर्म में, जहाँ पे VI मेरे सेट S से लिए गए होंगे इस फॉर्म में ही तो रिप्रेजेंट कर दूंगी इसको, ठीक है। क्योंकि इसका मतलब जो I की वैल्यू 1 रखोगे तो C1 V1 आ जाएगा, I की वैल्यू 2 रखोगे तो C2 V2 आ जाएगा, जहाँ पे ये V1 V2 जो VIs होंगे मेरे सेट S से लिए गए होंगे, तो मैं इस फॉर्म में इसको लिख सकती हूँ। U मैंने एक स्पैन S से ले लिया, ठीक है। अब देखो इसने बोला कि U कंटेन S, हम ऊपर लेकर चले थे कि U मेरा एक सब स्पेस है V का और डैट कंटेन्स S, मतलब U सबसेट है V का। तो जो एलिमेंट मैं सॉरी ठीक है, तो जो मेरा ये इस सेट S था इसके अंदर मेरे जो वेक्टर्स थे वो VIs की फॉर्म में ही तो थे, VIs की फॉर्म में ही तो थे इसके अंदर जो वेक्टर्स थे। अब U मेरा सबसेट है S का, तो दैट कंटेन U दैट कंटेन S, ओके। तो अगर कोई VI एक मेरा कोई VI वेक्टर है मेरा जो मेरा S में बिलोंग कर रहा है, तो वो मेरा U में भी तो बिलोंग करेगा, तो मतलब मैं कह सकती हूँ कि VI मेरा U में बिलोंग करेगा, ठीक है ना। तो अब जब मेरा UI इस U सब स्पेस में बिलोंग करेगा, ठीक है ना, जो ये मेरा VI वेक्टर है, सॉरी ये मेरा इस सब स्पेस U में बिलोंग करेगा, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है भाई जो ये मेरा VI है ये S में भी बिलोंग कर रहा है,
ठीक है ना, जो ये मेरा वी आई है ये यू में भी बिलोंग, ठीक है। देखो आई नो दैट इज रॉन्ग, दिस इज एस इज अ सबसेट ऑफ यू, ठीक है ना। यस, ही क्वेश्चन इज सेइंग यू इज अ सबसेट ऑफ एस। सी क्वेश्चन इज सेइंग कि यू डैट कंटेन एस, मतलब कि क्या है, यू डैट कंटेन एस मतलब कि एस के सारे एलिमेंट यू में है, यू एस को कंटेन कर रहा है, मतलब एस के सारे एलिमेंट यू में है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये मैंने गलत लिख दिया, ये एस सबसेट होगा आपका यू का, एस इज अ सबसेट ऑफ यू, ठीक है ना, एस सबसेट होगा यू का। तो होगा क्या यहाँ से फिर, कि अगर देखो मैं यहाँ से दोबारा लिख देती हूँ कि देखो स्पैन एस हमारा कोई भी एक सेट है, इसके अंदर मैंने एक एलिमेंट ले लिया यू जो मेरे इस स्पैन एस है, तो मैं यू को लिख सकती हूँ इस फॉर्म में, 1 से लेके एन तक, सी आई वी आई फॉर ऑल वी आईज बिलोंग टू द सेट एस, ठीक है। अब इन्होंने क्या करा, हमने यहाँ पे लिख रहा था ना थ्योरम में कि यू मेरा कोई एक अनदर सब स्पेस है वी डैट कंटेन एस, यू डैट कंटेन एस, इट मीन्स यू कंटेन एस, मतलब कि यू एस, यू ने एस को कंटेन कर रखा है, मतलब कि एस के सारे एलिमेंट यू में, इसका मतलब क्या है कि एस सबसेट है यू का। तो जब वी आई मेरा सेट एस में है तो मेरा एक वी आई में इस यू, तो वी आई मेरा इस यू के अंदर भी होगा, ठीक है ना। अब क्योंकि यू क्या है मेरा, यू एक सब स्पेस है, हमने पहले से ही बोला कि यू हमारा एक अनदर सब स्पेस है ऑफ अ वेक्टर स्पेस वी, ठीक है ना। तो क्योंकि यू सब स्पेस है तो ये आपका वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये दो स्टैंडर्ड ऑपरेशंस को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना। तो जो मेरा ये वी आई होगा, कोई भी वेक्टर है वी आई जो मैंने इस यू सब स्पेस से लिया है, इसमें मैं स्केलर मल्टीप्लाई करवा दूंगी, स्केलर से मल्टीप्लाई, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना। और वेक्टर एडिशन भी अगर मैं करवा दूंगी इसी की तरह, जैसे मैंने यहाँ पे मान लो 1 ले लिया, मतलब कि ये वेक्टर एडिशन को भी तो, मतलब अब जैसे मान लो मैंने स्केलर, देखो सब स्पेस क्या होता है, जैसे कि हमने कोई एक वेक्टर लिया और उसकी एक स्केलर से मल्टीप्लाई करवा दी, ठीक है ना। इस तो ये जो मेरा रिजल्टेंट वेक्टर है ये भी मेरा उस सब स्पेस के अंदर होना चाहिए, मतलब कि वो सब स्पेस अपने आप में एक वेक्टर स्पेस होना चाहिए। पीछे हमने पढ़ा था कि अगर हम किसी एक वेक्टर की स्केलर से मल्टीप्लाई करवाते तो जो रिजल्टेंट वेक्टर हमें मिलता है ये वेक्टर ही मिलेगा भी हमें एक वेक्टर, तो ये भी मेरा उस सब स्पेस में होना चाहिए, ठीक है ना, ये वेक्टर भी इसके अंदर होना चाहिए। तो इसी तरीके से जने हमारे ऐसे कितने वेक्टर होंगे इसके अंदर, तो इन सबका लीनियर कॉम्बिनेशन भी तो इस यू के अंदर ही होगा, इन सब ये भी तो यू के अंदर होगा। अब देखो ये जो है स्पैन एस के अंदर है, ठीक है, ये मेरा यू के अंदर है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि स्पैन एस मेरा सबसेट है यू का, ठीक है ना। स्पैन एस यू का सबसेट है, इसका मतलब क्या हो गया, स्पैन एस भी एक सब स्पेस था वी का, यू भी एक सब स्पेस था वी का। अब क्योंकि स्पैन एस सबसेट है यू का तो स्पैन एस के सारे एलिमेंट्स इस यू के अंदर है, तो इसका मतलब जो इसके सारे एलिमेंट यू में है तो जरूरी नहीं कि इसके सारे एलिमेंट इसमें ज्यादा भी हो सकते हैं, तो इसी वजह से कहते हैं कि ये सबसे छोटा सब स्पेस होता है आपका किसी भी एक वेक्टर स्पेस वी का, ठीक है ना। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ भाई। देखो इतना तो समझ में आया कि एस जो है सबसेट होगा यू का, बिकॉज यू कंटेन्स एस, ठीक है। तो कोई भी एक वेक्टर होगा जो मेरा इस एस सेट में होगा तो वो मेरा यू के अंदर भी तो होगा। अब क्योंकि यू सब स्पेस है तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन वाली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, तो मैंने कोई भी एक वेक्टर ले लिया वी, ठीक है, उसकी स्केलर से मल्टीप्लाई अगर मैं करवाऊंगी तो ये वेक्टर जो होगा मेरा रिजल्ट है ये मेरा इस यू में यू के अंदर होगा, ठीक है ना। इसी तरीके से इस फॉर्म के और भी जने ऐसे वेक्टर C2V2 भी होगा, C3V3 भी होगा, तो इन सबका समेशन भी तो इस यू के अंदर होगा, समेशन यू के अंदर होगा। तो यही बात आ गई ना कि ये आपका स्पैन एस में है और ये एलिमेंट आपका इस यू में भी आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि स्पैन एस जो है आपका यू का सबसेट हो गया, सबसेट हो गया, मतलब जब भी तो हम कह रहे हैं कि ये आपका सबसे स्मॉलेस्ट सब स्पेस होगा ऑफ द वेक्टर स्पेस वी, ठीक है ना, समझ में आया। इतनी यही बात ये यहाँ पे बोल रहा था, ठीक है ना। यही जो ये थ्योरम कह रही थी कि स्पैन एस सब स्पेस भी होगा और ये सबसे स्मॉलेस्ट सब स्पेस होगा वी डैट कंटेन एस, ठीक है। कोई भी आप सब स्पेस ले लोगे, अनदर सब स्पेस भी ले लोगे ना वी कंटेनिंग एस, वो भी आपका स्पैन एस को कंटेन करेगा, मतलब कि जैसे यहाँ पे था कि स्पैन एस के एलिमेंट्स, जैसे कि आपके ये स्पैन एस के एलिमेंट थे जो स्पैन एस में थे, तो ये आपके इस यू के उस अनदर सब स्पेस में भी होंगे, ठीक है ना।
क्योंकि वेक्टर स्पेस जब हमने पढ़ा था तो उसमें हमने बोला था कि कोई भी वेक्टर स्पेस तब कहा जाएगा अगर पहला तो उसके सारे उसके अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उसमें से एक आपका जीरो एलिमेंट होना चाहिए, एडिटिव आइडेंटिटी होनी चाहिए, एडिटिव इनवर्स होना चाहिए, ठीक है ना। और जैसे कि हमने कोई भी दो वेक्टर हमने उस सेट से सिलेक्ट कर लिए तो उन दोनों वेक्टर का एडिशन भी उस सेट में होना चाहिए। अगर हम किसी स्केलर से भी अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी एक वेक्टर की, तो वो जो वेक्टर है स्केलर से मल्टीप्लाई करने के बाद जो मेरे को वेक्टर मिलेगा वो भी उस सेट में होना चाहिए, ठीक है ना। ये बात बोल रहे हैं, यही तो हमने पढ़ा था कि हर एक का दोनों वेक्टर का एडिशन भी अगर आप कर रहे हो तो वो भी उसके अंदर होना चाहिए, यही तो हम बोल रहे थे। तो यहीं पे स्केलर मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा क्योंकि सब स्पेस होते हैं, खुद में भी एक वेक्टर स्पेस है। यहाँ पे मैंने एक सी आई स्केलर से मल्टीप्लाई करा दी तो ये भी मेरा इस यू के अंदर होगा। अब इस तरीके के जने से कितने वेक्टर होंगे भाई, यहाँ तो मैंने आई लिया, आई की वैल्यू 1 2 3, इस तरीके जने कितने वेक्टर होंगे, तो इन सब का समेशन भी तो एक तरीके से कह दे कि यू के अंदर होगा। ये आपका स्पैन एस में भी था, ये आपका यू में भी है, तो इसका मतलब क्या हो गया, स्पैन एस आपका सबसेट हो गया यू का, ठीक है ना। ये बात थी बस। डेफिनेशंस क्या है, लीनियर इंडिपेंडेंस एंड लीनियर डिपेंडेंस क्या होता है अब ये देखते हैं। देखो हम कोई ऐसे हमारा सेट है v1 v2 से लेके ये सेट ऑफ वेक्टर्स है जो हमने वेक्टर स्पेस v से लिया है, तो हम कोई भी एक वेक्टर है उसको हम इस वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में v1 v2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है तो इस तरीके से लिखते हैं। अगर इसकी वैल्यू जीरो हो जाती है, अगर इसकी वैल्यू जीरो हो जाती है तो ये जीरो कब होगा, ये कब होगा जब ये सारे स्केलर्स जीरो होंगे। अगर ये इन सारे स्केलर्स की वैल्यू जीरो हो जाती है तो जो इक्वेशन है ना उसके सिर्फ ट्रिवियल सॉल्यूशन है। अगर जब आपके स्केलर्स की सारी वैल्यू जीरो हो जाती है तो जो स्केलर्स हैं इनकी जीरो हो गई तो जो इक्वेशन गिवन है ना हमें जो, तो उसके ट्रिवियल सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे। तो जो ये एस सेट होगा ना मेरा एस सेट ये लीनियर इंडिपेंडेंट सेट हमारा कहलाएगा, ठीक है। अब मान लो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस कब होंगे, जब हमारे सारे सी आई जीरो नहीं होंगे, सारे स्केलर्स जीरो नहीं होंगे, तो उस केस में हम इसको लीनियरली डिपेंडेंट बोल देंगे, ठीक है। इतना है बस इसमें, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कैसे लीनियर इंडिपेंडेंस की टेस्टिंग कैसे करते हैं। जैसे कि हमें एक सेट ऑफ वेक्टर्स दे रखा है इन अ वेक्टर स्पेस R3, तो हमें बताना है कि लीनियर इंडिपेंडेंट है या लीनियर डिपेंडेंट है, ठीक है। हम मुझे एक सेट दे रखा है S v1 v2 v3 इसमें वेक्टर्स है R3 स्पेस में, है ना। तो यहाँ पे v1 की वैल्यू ये है, v2 की वैल्यू ये है, v3 की वैल्यू ये है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसी लीनियर कॉम्बिनेशन को जीरो के बराबर कर देंगे, तो C1 की मल्टीप्लाई करवाएंगे V1 में, C2 की मल्टीप्लाई करवाएंगे V2 में और C3 की मल्टीप्लाई करवाएंगे V3 में, ठीक है। इस तरीके से करवाएंगे। तो देखते हैं, मैं एक पेज ऐड कर देती हूँ, अगर ऐसी ही बात है तो आप इतना तो आप कर भी लोगे वैसे तो भाई। C1 की V1 मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये V1 है तो C1 हो जाएगा, ये 2v1 हो जाएगा और ये आपका 3v1 हो जाएगा, सिमिलर जैसे ही हो गया, ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ पे आपका C2 के मल्टीप्लाई करवाओगे तो C2 कॉफिशिएंट यहाँ का तो जीरो हो जाएगा, यहाँ C2 हो जाएगा और यहाँ C2 की इसमें करवाओगे तो 2C2 हो जाएगा। सिमिलरली C3 की करवाओगे तो माइनस के 2C3 हो जाएगा, यहाँ पे ये जीरो है ही और यहाँ पे भी आपका C3 हो जाएगा, ठीक है ना। ये सब जीरो है तो मतलब कि हर एक का कोऑर्डिनेट जीरो जीरो के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। इसको हमने इस मैट्रिक्स फॉर्म में रिड्यूस कर दिया, यहाँ पे सब ये जीरो है, इसको हमने इस मैट्रिक्स को रिड्यूस करा, रिड्यूस करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि C1 C2 C3 इन सबकी वैल्यू आपको जीरो मिलेगी। देखो मैं सॉल्व करके दिखा देती हूँ आपको, एक मिनट को। देखो C1 V1 प्लस C2 V2 प्लस C3 V3 इज इक्वल टू, इंडिपेंडेंट होने के लिए इसकी वैल्यू जीरो होनी चाहिए, ठीक है ना। V1 की वैल्यू 1 2 3, तो C1 1 2 3 प्लस के C2 V2 की वैल्यू है आपके पास 0 1 2 0 1 2, C3 की वैल्यू है हमारे V3 की वैल्यू -2 0 1, ठीक है। -2 0 1 इसकी वैल्यू जीरो होनी चाहिए। यहाँ पे देख सकते हो आप C1 आएगा, 2C1 आएगा, 3C1 आएगा, प्लस ये तो जीरो हो जाएगा, ये C2 हो जाएगा और ये आपका 2C2 हो जाएगा,
प्लस यहाँ पे हो जाएगा माइनस के 2c3 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये c3 हो जाएगा। इसके लिए 0 के बराबर आ रही है। अब जब हम ऐड करेंगे तो पहली टर्म सबकी फर्स्ट टर्म एक जगह आ जाती है। ये जीरो वेक्टर ही तो है एक तरीके से, इसके कोफिशिएंट कुछ इस तरीके, जीरो वेक्टर R3 स्पेस में इस तरीके से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबके फर्स्ट पर ऐड करेंगे c1, ये 0 है, ये माइनस के 2c3 0 हो गया, ये 2c1 है, तो यहाँ पे आप c2 की बात करेंगे 2c1 प्लस c2, यहाँ पे ये 0 है, ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3c1 प्लस के 2c2 और यहाँ पे ये c3 है, c3 इज इक्वल टू 0, ऐसे हो जाएगा। इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में इस तरीके से लिख लूंगी मैं। यहाँ पे c1 के कोफिशिएंट आ जाते हैं, यहाँ c2 के आ जाते हैं, यहाँ c3 के कोफिशिएंट आ जाते हैं। ठीक है, ओके ना, और यहाँ बराबर में सब में यहाँ पे 0 0 है, ये 0 है। यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1, इसका 0, इसका -2, यहाँ पे इसका 2 है, इसका 1 है, यहाँ पे इसका 0 है, यहाँ पे इसका 3 है, यहाँ पे 2 है, इसका 1 है। ठीक है, ऐसे ही तो है। ठीक है ना, ठीक है ना, और ये सारे आपके यहाँ पे कोफिशिएंट 0 थे। ठीक है, इस मैट्रिक्स को अब हमें रिड्यूस करना है। ठीक है ना, जिससे कि हम c1 c2 c3 की वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल सके। जैसे पहले बताया था आपको, गॉसियन एलिमिनेशन से मैट्रिक्स को रिड्यूस करना है। मैट्रिक्स को रिड्यूस करने के लिए हम यहाँ इन सब में 0 बनाएंगे। ठीक है, 0 कैसे बनाएंगे, R3 ऑपरेशन लगा रही हूँ मैं, R3 माइनस के 3R1। इससे क्या, जब मैं इसको 0 बनाऊंगी, कैसे बनाऊंगी, 3 में 3 माइनस को 0 तो 0 मिलेगा, तो रो 1 और रो 2 एज इट इज रहेंगी, क्योंकि हम ऑपरेशन सिर्फ और सिर्फ 3 में लगा रहे हैं। ठीक है ना, तो देखो 3 माइनस के 3 इंटू R1, R1 पे यहाँ पे क्या 1, तो ये 0 हो जाएगा। 2 2 यहाँ पे तो ये है ही नहीं कुछ भी, तो ये 2 ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या है, ये 1 माइनस के 3R1 मतलब कि प्लस के 6, ये आपका 7 हो जाएगा। और ये यहाँ पे तो कोई फर्क ही नहीं, 0 ही रहने वाला है। अब इसको 0 बनाएंगे, फिर से ऑपरेशन लगाएंगे, R2 में ऑपरेशन लगाओ, R2 में ऑपरेशन लगाओ, R2 सॉरी 2R2 माइनस R3, ऐसा करो। तो इससे क्या होगा ना, ये नीचे वाला 0 बन जाएगा मेरा। ये आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, आपने कर रखे होंगे इस तरीके से। R2 में ऑपरेशन लगाऊंगी तो ये मेरी नीचे वाली फर्स्ट एंड थर्ड रो सेम रहेंगी। R2 में ऑपरेशन लगाऊंगी, देखो 2R2, तो 2 2 जो 4 माइनस के 0, तो ये 4 हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा, है ना, ये आपका 0 हो जाएगा। R2 है ना, ये 2R2 माइनस के 2, यस, ये आपका 0 हो जाएगा। या एक काम करो ना, आप R3 में ही लगा लो, R3 में ही लगा लो, R3 माइनस के 2R2 करके। ठीक है ना, R3 में ही लगा लो 1 0, ये आपको 2, ये आपका 1 और ये आपको 0 ही रहने दो। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होगा फिर, R3 ये 0 है, माइनस के 2R2 मतलब कि माइनस के 4, तो ये आपका यहाँ पे माइनस के 4 मिल जाएगा आपको, ये आपका 0 हो जाएगा। ठीक है ना, R3 माइनस के 2R2 करके 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये R3 माइनस के 2R2 मतलब कि ये 7 है, और ये आपका माइनस है ना, यहाँ पे भी ये -2 2 जब 4 हो जाएंगे ये। ठीक है ना, तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, तो 7 11 हो जाएगा, ये आपका यहाँ पे 11 आ जाएगा। तो इसको अब हम रिड्यूस करना है अभी तो ये और ज़्यादा ऑपरेशन लग जाएंगे इसमें अभी भैया, देखते हैं कैसे। तो उसके बाद फिर इस मैट्रिक्स को रिड्यूस करेंगे हम इस तरीके से कुछ, इसमें एक और ऑपरेशन लगा दो। ये मेरा 0 बन गया ना, ये 11 हो गया था। ओके, R3 एक मिनट, ठीक है, ऑपरेशन लगाएंगे हम यहाँ पे R3 में, R3 इज इक्वल टू R3 प्लस के 4R1 में। तो इससे मेरे को क्या मिलेगा, R3 में लगाएंगे, ये तो आपकी सेम रहेंगी 2 1 0। ठीक है, और यहाँ पे आपका ये 0 हो जाएगा, ये तो दोनों एलिमेंट 0 हैं, ये 0 हो जाएगा, और ये आपका आ जाएगा 3। ठीक है, उसके बाद हम ऑपरेशन लगाएंगे फिर से, R2 टेंड्स टू R2 माइनस के 2R1 में ऑपरेशन लगाएंगे। तो इससे मुझे क्या मिलेगी, इससे मेरे को, मैं ये 0 0 बार बार नहीं लिख रही, थोड़ा स्पेस ज़्यादा हो जाएगा। फिर R2 में लगाऊंगी तो ये मेरी पहली की सेम रहेंगी, और ये लास्ट वाली मेरी सेम रहेंगी। इसमें जब मैं R2 माइनस के 2 में करूँगी 4 4 ये 0 हो जाएंगे,
इधर ये 1 ही रहेगा और इधर ये आपका, सॉरी इसमें नहीं है तो इसमें है ना, हाँ है ना। तो R2 माइनस के जब 2R1 लगाऊंगी तो ये आपका फिर यहाँ पे ये 4 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, इस R3 को 3 से डिवाइड कर दे। इससे क्या होगा ना, मेरा यहाँ 1 बन जाएगा। जब 1 बन जाता है ना तो थोड़ा आसान हो जाता है कैलकुलेशन करना। 0 0 1, ठीक है। अब उसके बाद इसमें ऑपरेशन लगाऊंगी फिर से। मैं लगा रही हूँ R1 में, R1 प्लस के 2R3। इससे मेरे को क्या मिलेगा, देखो R1 में लगा रही हूँ, ये सेकेंड एंड थर्ड तो सेम रहेंगी, R1 प्लस के 2R3 सेम ही रहेगा, ठीक है ना। बल्कि इससे ये 0 हो जाएगा मेरा। फिर उसके बाद एक ऑपरेशन और लगाऊंगी मैं, किसमें, R2 में लगाऊंगी तो R2 माइनस के 4R3 करूंगी तो इससे मेरा ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपकी मैट्रिक्स मिल गई ना, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई आपकी, ये है ना, 3 क्रॉस 3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई। अब जब आपकी ये बन गई तो आप देखो कि सॉरी, ये C1 की वैल्यू थी यहाँ पे, C2 की थी यहाँ पे, C3 की वेरिएबल्स थी, और ये 0 0 0 ऐसे ही तो थे यहाँ पे वैसे। तो यहाँ आप देख सकते हो C1 की वैल्यू भी 0 आ रही है भाई, C1 प्लस C2 तो है ही नहीं, कोफिशिएंट 0 है सबके। ऐसे यहाँ पे C2 की वैल्यू 0, यहाँ पे C3 की वैल्यू 0 आ रही है। तो स्केलर्स की वैल्यू 0 आ गई तो मतलब कैसा हुआ, ये लीनियर इंडिपेंडेंट हुआ, मतलब कि इसका सिर्फ ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है ना। और आप देख भी सकते हो कि इसका जो डिटर्मिनेंट है ना इस मैट्रिक्स का, अगर आप डिटर्मिनेंट भी डिटर्मिनेंट तो निकालना जानते हो ना, पहले इस एलिमेंट को हिडन करके, इसकी रो इसको हटा के, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें इसमें, फिर माइनस करके इस एलिमेंट को हिडन करके, ठीक है ना। तो डिटर्मिनेंट तो निकालना आता है ना। तो इस मैट्रिक्स का अगर आप डिटर्मिनेंट भी निकालोगे तो वो 0 के बराबर नहीं आ रहा है, -1 आ रहा है। तो इसका मतलब इसका तो सिर्फ एक ही यूनिक ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, सिर्फ एक ही ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। आप यहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है ना। तो एक ही सॉल्यूशन इसका एग्जिस्ट करेगा। तो एस जो होगा वो मेरा लीनियर इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। ऐसे करके सॉल्व करते हैं। देखो ये ऑपरेशन थोड़े ध्यान तो लगाना पड़ता है कि हमें कैसे 0 बनाना है, कहाँ 0 बनाना है, थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाता है, लेकिन आसान यही है अगर आपको कैलकुलेशन करनी है तो, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं, एक और क्वेश्चन दिया है हमने कि हमें एक सेट दे रखा है V1 V2 V3, और इसमें ये भी आपका पोलिनोमियल वेक्टर स्पेस हमने लिया है सेकेंड डिग्री का। इसमें V1 की वैल्यू ये है, इसमें V2 की वैल्यू ये है, इसमें V3 की वैल्यू ये है। हमें बताना है कि ये लीनियर इंडिपेंडेंट है या नहीं, ठीक है। लीनियर इंडिपेंडेंट होने के लिए इन सब की वैल्यू 0 होनी चाहिए, ठीक है ना, सिंपल। उसके बाद यहाँ पे हमने C1 की V1 में मल्टीप्लाई करी, C2 की V2 में मल्टीप्लाई करी, C3 की V3 में मल्टीप्लाई करी, और 0 पोलिनोमियल कैसे लिखेंगे हम, कांस्टेंट 0 फिर 0x प्लस 0, सबकी वैल्यू 0 हो जाएंगे, ऐसे तो लिखेंगे। अब देखो C1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे C1, ठीक है ना, एंड फिर इसका पहला एलिमेंट, देखो इसका पहला एलिमेंट लेंगे, इसका पहला एलिमेंट लेंगे और इसका पहला एलिमेंट, ऐसे तो लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2C2 आ जाएगा ये, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, ये आपका, हाँ। अब ऐसा मत सोचने लगना कि यहाँ पे हमने C3x क्यों नहीं लिया, बेटा जी ये कांस्टेंट टर्म है, यहाँ कांस्टेंट है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है ही नहीं। ये एक तरीके से 0 प्लस x प्लस एक्स स्क्वायर है, कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो इस वजह से यहाँ C3 का कॉफिशिएंट नहीं लिया गया। यहाँ पे हमने पहला जो कॉफिशिएंट लिया है ये C1 C2, ये कांस्टेंट टर्म्स है इन पॉलिनोमियल्स की, इसमें कोई कांस्टेंट टर्म नहीं थी, इस वजह से यहाँ C3 वैल्यू नहीं आई है, ठीक है ना। फिर दूसरी टर्म लेंगे तो x की हम ले रहे हैं, तो x का कॉफिशिएंट यहाँ पे C1 हुआ, यहाँ पे x का कॉफिशिएंट हुआ 5C2 और यहाँ पे x का कॉफिशिएंट हुआ C3, ठीक है। फिर सिमिलरली यहाँ पे x स्क्वायर का कॉफिशिएंट हुआ -2C1, यहाँ पे x स्क्वायर का कॉफिशिएंट हुआ -C2 और यहाँ पे x स्क्वायर का कॉफिशिएंट हुआ C3, ठीक है। इन सबको 0 के बराबर, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरीके से लिखा। फिर सेम जैसे यहाँ पे एलिमिनेशन लगाया था ना हमने, सिमिलरली यहाँ पे हम एलिमिनेशन लगा के इसको रिड्यूस करेंगे तो ये मैट्रिक्स मेरी कुछ इस तरीके से मिल जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस है, मतलब कि इस ये नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस रखेगा, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस को आपको मिलेंगे। देखो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, मैं एक और पेज ऐड कर देती हूँ। देखो ये हमारी बनी थी ना, अब यहाँ पे लिख सकते हो C1 प्लस 2C2, ये 0 बन गया। यहाँ पे ये C2 प्लस C3/3, इसकी वैल्यू 0 बन गई। अब जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, मान लो मैंने यहाँ पे जो है
C2 की वैल्यू को मैंने t मान लिया, ठीक है। तो यहाँ से C1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस की 2t, ठीक है। और यहाँ से मेरे पास C3 की वैल्यू क्या जाएगी, C3 अपॉन में 3 इज इक्वल टू माइनस के C2 मतलब माइनस के t मतलब कि 3t। तो t फॉर एनी वैल्यू ऑफ t बिलोंग्स टू आर ये नंबर। तो यहाँ पर तो देखो t की आप वन वैल्यू 1 रखोगे, t की वैल्यू 2 रखोगे तो आपको अलग अलग वैल्यू मिलेंगी C1 C2 C3 की, ठीक है ना। तो इसके तो बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे, इसके इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस मिलेंगे, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस होंगे। तो इसका मतलब ये लीनियरली डिपेंडेंट होगा। ये डिपेंडेंट होगा क्यों डिपेंडेंट बोला गया, क्योंकि ये t की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है। जो हमने अंदर से t वेरिएबल माना है इसकी वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है। ये इसकी जो वैल्यू होगी उसी के हिसाब से स्केलर्स की आपको वैल्यू मिलेंगी, ठीक है ना, ऐसे। अब एक और क्वेश्चन लिया है हमने 2x2 की मैट्रिक्स स्पेस में हमने लिया है ये, कि ये सेट ऑफ वेक्टर्स है 2x2 क्रॉस की मैट्रिक्स स्पेस में। तो बताना है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा या डिपेंडेंट होगा। तो जैसे मान लो एस मैंने एक सेट लिया है v1 v2 v3, जिसमें हमें ये v1 v2 v3 की वैल्यू ये दे रखी है, 2x2 की मैट्रिक्स हमें दे रखी है। तो इसके लिए भी क्या होना चाहिए, c1 v1 c2 v2 c3 v3 0 के बराबर होना चाहिए। C1 किस में मल्टीप्लाई करें, C2 किस में, C3 किस में। तो हो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स में, इस स्केलर की हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है ना। इस तरीके से 2c1 c1 ये 0 ये c1 प्लस 3c2 0 2c2 c2, ठीक है ना, प्लस c3 0 2c3 0, इस तरीके से ये है, ठीक है ना। अब हम इसको इक्वलाइज कैसे करेंगे, ये एलिमेंट एंड ये एलिमेंट, इन तीनों का सम इसके ही तो बराबर होगा, ऐसे, ठीक है ना। इससे 4 इक्वेशन मिलेंगी, 4 एलिमेंट है। तो ये देखो 2c1 3c2 c3 इसकी वैल्यू 0 के बराबर। सिमिलरली c1 यहाँ पर तीनों में 0 ही, c1 की वैल्यू 0, यहाँ पे देखो ये तो 0, ये 2c2 प्लस 2c3 की वैल्यू 0। सिमिलरली c1 c2 की वैल्यू 0। देखो c1 की वैल्यू तो मैं तो बताऊं तुम्हें, तो इसकी जरूरत भी नहीं है, ये तो तुम वैसे भी कर दोगे। c1 की वैल्यू तुम्हारी 0 है, c1 की वैल्यू 0 रखो इसमें। तो इस इक्वेशन में c1 की वैल्यू 0 रखोगे तो c2 की वैल्यू 0 मिल जाएगी, c1 की 0 c2 की 0 तो c3 की वैल्यू 0 मिल जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पर तो आपको तीनों स्केलर्स की वैल्यू वैसे ही 0 मिल गई। यहाँ पे तो आपको मैट्रिक्स आप चाहो लगाओ मत लगाओ, आपने इस मैट्रिक्स फॉर्म में लिख के इसमें रिड्यूस करोगे। मतलब अगर आप सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक्स से भी देखो तो यहाँ पर तो तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू 0 आ रही है, तो इसका मतलब ये तो लीनियर डिपेंडेंट है, ट्रिवियल सॉल्यूशन से रखेगा। चाहो तो आप इसको मैट्रिक्स में करके इस पे एलिमिनेशन लगा के तब भी आप इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी आपको ये, ठीक है ना, ठीक है ना। बस ये लास्ट टॉपिक रह रहा है, उसके बाद हम फिर कल से बेसिस एंड डायमेंशन करेंगे, ठीक है। ये लास्ट थ्योरम और है कि ये कहती है कि अब प्रॉपर्टी ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट सेट्स के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये थ्योरम क्या कहती है कि मान लो कोई एक सेट ऐसा है मेरा v1 v2 इस तरीके से v के, इस तरीके से इस सेट में एलिमेंट्स है मेरे फॉर k ग्रेटर देन इक्वल टू 2। मतलब क्या हुआ कि इस सेट में मेरे 2 से ज्यादा एलिमेंट है, एटलीस्ट 2 तो होंगे ही भाई। k की वैल्यू अगर आप यहाँ 2 रखोगे तो इसका मतलब ये तो जाएगा कि सिर्फ 2 ही वेक्टर्स हैं इस सेट के अंदर। 2 से बड़ी रखोगे वैल्यू 3 रखोगे तो 3 वेक्टर हो जाएंगे, 4 रखोगे तो 4 वेक्टर हो जाएंगे। मतलब ये कहना चाह रहा है कि एक सेट ऐसा है जिसमें मेरे एटलीस्ट 2 वेक्टर तो है, 2 से ज्यादा ही वेक्टर हो या 2 हो, ठीक है ना। तो इस वजह से उन्होंने मेंशन करा फॉर k ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो ये जो मेरा सेट S है ये मेरा लीनियरली डिपेंडेंट कब होगा, अगर कोई एटलीस्ट एक वेक्टर मेरा ऐसा होगा इस सेट S में जिसको मैं बाकी वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पाऊं। फॉर एग्जांपल मैंने एक सेट ले लिया S जिसमें मैंने v1 v2 v3 मैंने एक वेक्टर सेट मैंने सपोज कर लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अगर मैं इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करूँ इस फॉर्म में तो vi वेक्टर ही तो होंगे ये मेरे, जहाँ पे i की वैल्यू 1 से 3 तक जा रही है। तो आप देख सकते हो कि इसमें जो लास्ट वेक्टर है मेरा, जिसको जैसे हम लिखते हैं v1 v2 से लेकर v के, तो यहाँ पे देख सकते हो k की वैल्यू आपकी 2 से बड़ी आ रही है, 3 आ रही है, ठीक है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि एक ऐसा सेट लेना है जिसमें आपके वेक्टर्स 2 या 2 से ज्यादा हो। तो मैंने एक सेट ले लिया v1 v2 v3, तो इसमें इन्हों बोल रहे हैं कि एटलीस्ट वन ऑफ द वेक्टर्स vi इन s, मतलब मैंने जैसे मान लो v3, एक ऐसा वेक्टर होना चाहिए इस सेट के अंदर s के अंदर v3 जो मेरा इस सेट s में बिलोंग करेगा, जिसको मैं v1 और v2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पाऊं, ठीक है ना। जो अदर वेक्टर्स हैं एक ऐसा वेक्टर v3 मेरा इस सेट S में जिसको मैं
अदर वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पाऊं तो मैं उस सेट को लीनियर डिपेंडेंट बोलूंगी। ठीक है ना। इसका प्रूफ देखते हैं कैसे। देखो हम इसको लीनियर इंडिपेंडेंट लेकर चलते हैं। लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा तो क्या होगा, C1 V1 C2 V2 C1 इस तरीके से सारे सब जीरो के बराबर होंगे ये तो। ठीक है ना। S मेरा लीनियरली डिपेंडेंट है, मतलब कि इसके नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। ये तो हमें प्रूव ही तो करना है कि ये मेरा लीनियरली जो है आपका डिपेंडेंट है, हमें ये प्रूव करना है। ठीक है ना। तो कंडीशन ये होती है कि भाई अगर ये जीरो के बराबर नहीं होगा तो मैं कह दूंगी कि भाई ये मेरा डिपेंडेंट है, और लेकिन हम लेके चल रहे हैं कि ये जीरो के बराबर है, हम लेके चलते हैं। ठीक है। तो सीधी सी बात है, देखो जब ये देखो हम लीनियरली इंडिपेंडेंट कब कहते हैं, जब आपके सारे स्केलर्स की वैल्यू जीरो आ जाती है। हमें ये बताना है कि लीनियरली डिपेंडेंट है। ठीक है ना। तो लीनियर डिपेंडेंट के लिए सभी स्केलर्स की वैल्यू तो जीरो नहीं हो सकती है ना, सभी सीआईज की वैल्यू तो जीरो नहीं हो सकती। ठीक है ना। तो फिर अब हम क्या करते हैं कि ठीक है, क्योंकि जब ये लीनियरली डिपेंडेंट होगा तो सारे सी आईज की वैल्यू तो जीरो नहीं होगी। तो मान लो कोई ना कोई एक सी आई में, मतलब C1 C2 C3 C4 सी आई सी के कोई ना एक सी ऐसा जरूर होगा जिसकी वैल्यू जीरो के बराबर नहीं होगी। ठीक है ना। तो मैंने मान लिया कि ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन मैंने लिखा है क्योंकि जीरो के बराबर होगा इफ अगर ये लीनियर इंडिपेंडेंट होता, लेकिन हमको दिखाना है कि लीनियर डिपेंडेंट है। तो लीनियर डिपेंडेंट के लिए सारे सीआईज की वैल्यू जीरो नहीं, मैंने इसको ना एक v के बराबर और मान लिया कि जो एक मिनट बस। ठीक है। अब देखो इसको हम वी नहीं मान रहे, इसको ऐसे ही लेकर चल रहे हैं। आपको समझ में आया ना। हमने लीनियर इंडिपेंडेंट की कंडीशन ये होती है, इसी को फाल्स प्रूव कर देंगे कि जीरो के बराबर नहीं है। तो कोई भी एक वेरिएबल जीरो के बराबर ना हो, हम इतना ही प्रूव कर देंगे ना, तो हम कह देंगे कि ये लीनियर डिपेंडेंट है। तो उसके लिए क्या होना जरूरी है, उसके लिए किसी भी एक सी की वैल्यू नॉन जीरो के बराबर होनी चाहिए। ठीक है ना। अब देखो कैसे, देखो हम इसी कंडीशन को लेकर चलते हैं। C1 V1 प्लस C2 V2 प्लस इसी तरीके से CI VI होगा कोई एलिमेंट, इसी तरीके से यहाँ पे CK VK कोई एलिमेंट होगा, है नहीं। अब देखो मान लो कि जो मेरा CI है वो जीरो के बराबर नहीं है। ठीक है ना। जैसे हमने यहाँ माना CI मेरा जीरो के बराबर नहीं है। ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, इन सबको मैं CI से डिवाइड कर रही हूँ। ठीक है। सीआई से डिवाइड कर दे। अगर मैं स्केलर को डिवाइड भी कर दूंगी तब भी कोई फर्क तो ऐसा कुछ खास पड़ेगा नहीं, सीआई मेरा जीरो के बराबर नहीं है। डिवाइड कर दिया हमने यहाँ पे सबको, तो देखो यहाँ से क्या मिलेगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे मेरे को ये सिर्फ और सिर्फ वी मिल जाएगा खाली। तो ये जो वी की वैल्यू होगी किसके बराबर होगी, ये सब जीरो के इधर जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे सब ये। तो ये हो जाएगा आपका, देखो ये जो क्वेश्चन है ना इसमें ये बस ब्रैकेट है, बाकी ये माइनस ही है। ठीक है ना। बस इस ब्रैकेट को फुल कर लेना, थोड़ा ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये कुछ इस तरीके से है बस। ठीक है। तो वी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से आपकी, माइनस के C1 अपॉन में CI V1। सिमिलरली इसी तरीके से हो जाएगी अब माइनस के C2 अपॉन में CI V2। सिमिलरली इस तरीके से क्या होगा, I तो आपका इधर है, इस I से पहले यहाँ पे एक एलिमेंट आपका CI माइनस 1 भी तो होगा। ठीक है ना। इसी तरीके से यहाँ पे I के बाद एक I प्लस 1 वाला भी एलिमेंट होगा। ठीक है ना। वही चीज लिख रहे हैं यहाँ पे हम कि I वाला तो इधर आ गया, इसी से माइनस के CI माइनस के 1 अपॉन में CI VI माइनस 1 प्लस इसी तरीके से यहाँ पे माइनस के CI प्लस 1 अपॉन में CI VI प्लस 1 इसी तरीके से एंड एलिमेंट। अब देखो हमने क्या करा, ये जो है ना इसको मैंने एक मान लिया D1 मान लिया मैंने इसको। ठीक है ना। इस स्केलर की वैल्यू को मैंने D1 के बराबर मान लिया। सिमिलरली इस स्केलर की वैल्यू को D2 के बराबर मान लिया, D2 V2। सिमिलरली इसकी वैल्यू को मैंने DI माइनस 1 VI माइनस 1 मान लिया, प्लस 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 इसी तरीके से ये चल रहा है आपका। यहाँ पे भी आपका एक K एलिमेंट भी होगा, लिख देती हूँ चलो मैं, माइनस के CK अपॉन में CI VK। ठीक है। इसकी वैल्यू को मैंने DI प्लस 1 मान लिया, VI प्लस 1 हो गया, प्लस इसी तरीके से इसकी वैल्यू को मैंने DK VK मान लिया। ठीक है। अब इस VI को मैं इधर ही ले गई, जब VI को मैं इधर ले जाऊंगी तो क्या हो जाएगा, ये D1 V1 प्लस D2 V2 प्लस DI माइनस 1 VI माइनस 1। अब जब ये VI इधर आएगा तो ये माइनस की फॉर्म में आएगा ना,
-1 vi, ऐसे ही तो आएगा, -vi होगा ना ये, तो ऐसे आ जाएगा प्लस di+1 vi+1 प्लस इजिकल से डी के वी के। अब आप देख सकते हो, अब आप इसी जो आप स्टेटमेंट मान के चले थे C1v1 प्लस C2v2, इस इक्वेशन से अगर आप इसको कंपेयर करोगे ना तो आप देखोगे, कंपेयर करोगे तो आप देखोगे कि C1 की वैल्यू D1 के बराबर है, C2 की वैल्यू D2 के बराबर है, ठीक है ना। आप यहाँ देख सकते हो इसी तरीके से यहाँ पे कोई एक एलिमेंट CI भी होगा, यहाँ आप देख सकते हो CI की वैल्यू आपके -1 है, ठीक है ना, और CK की वैल्यू जिसके DK के बराबर। तो यहाँ आप देख सकते हो कि इन स्केलर्स की वैल्यू बेशक कोई भी वेरिएबल सही, एक स्केलर ऐसा जरूर है जो हमें कंफर्म पता है कि ये नॉन जीरो है, CI आपका नॉन जीरो है कि CI की वैल्यू यहाँ पे -1 आ गई, ठीक है ना। हम जो लेके चले थे वो चीज प्रूफ हो गई, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, जब नॉन जीरो है तो इसका मतलब क्या होगा, ये डिपेंडेंट हो जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा, ठीक है ना। देखो कोई चीज हम प्रूफ करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ तो हम जुगाड़बाजी करते हैं, डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके इसको डिवाइड कर दो, ऐसा होता है ना। जो हम अजम्पशन लेके चलते हैं उसको फाल्स प्रूफ कर दो भाई, जैसे हमें इसको लीनियरली डिपेंडेंट प्रूफ करना है तो आप प्रूफ कर दो कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है, मतलब सॉरी हमें लीनियरली डिपेंडेंट प्रूव करना, आप लीनियरली इंडिपेंडेंट लेकर चलो, लास्ट में दिखा दो कि ये एक स्केलर है इसकी वैल्यू जीरो नहीं है, इसका मतलब ये लीनियरली डिपेंडेंट हो गया, ठीक है ना। सिमिलरली सी बात है, बस इतना था कि लीनियरली डिपेंडेंट होने के लिए एक CI ऐसा जरूर होगा जिसकी वैल्यू नॉन जीरो होगी, तो उसी से हमने सबको डिवाइड करके, ये थोड़ा सा डेरिवेशन था, ठीक है। और ये जो हम मान के भी चले थे ना कि CI की वैल्यू नॉन जीरो है, तो उसकी वैल्यू भी देखो हमें एग्जैक्ट पता चल गई कि इसकी वैल्यू -1 है, मतलब ये लीनियरली डिपेंडेंट है, ठीक है। तो यही एक प्रॉपर थ्योरम ये भी होती है कि अगर कोई एक सेट S है उसमें अगर दो से ज्यादा आपके वेक्टर्स हैं, दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स हैं, तो वो सेट भी आपका लीनियरली डिपेंडेंट कहलाएगा अगर उसमें एक वेक्टर ऐसा होगा जिसको मैं अनदर वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकती हूँ, ठीक है ना। तो ये एक थ्योरम होती है। यहाँ पे आपका ये स्पैनिंग सेट वाला जो टॉपिक है ये आपका खत्म होता है, आप एक बार इसको रिवीजन करना, देखो यही सब आया है जो मैंने डेरिवेशन करा है ना, ये सब वही है, ठीक है। ये भी एक थ्योरम है कि मान लो दो वेक्टर्स हैं u एंड v, हमने किसी वेक्टर स्पेस v से लिए हैं, तो इन दो वेक्टर्स को मैं लीनियरली डिपेंडेंट कब कहूंगी, इफ एंड ओनली इफ वन इज ए स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर। सेम चीज जैसे हमने पीछे एडिशन के लिए बोला कि किसी एक वेक्टर को मैं दूसरे वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पाऊंगी, मतलब एक तरीके से वो भी लीनियर कॉम्बिनेशन इज अ टाइप ऑफ वेक्टर एडिशन ना। तो इसी तरीके से ये बोल रहा है कि क्या कहते हैं कि दो वेक्टर हमने ले लिए हैं किसी वेक्टर स्पेस V से, अगर मैं किसी एक वेक्टर को किसी जैसे V1 को मैं किसी दूसरे का स्केलर मल्टीपल की फॉर्म में लिख पा रही हूँ, तो वो भी लीनियर डिपेंडेंट होगा। सेम चीज स्केलर मल्टीप्लिकेशन में, जहां जैसे कि वो आपकी वेक्टर एडिशन में थी, मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन में, ठीक है। तो ये आपका स्पैनिंग सेट वाला टॉपिक आज आपको खत्म होता है। लीनियर डिपेंडेंस स्पैनिंग सेट क्या होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है, ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होता है। आपको अगर कोई भी फिर से डाउट आता है कि ये कैसे हुआ, कहीं सी वीडियो में कुछ भी अगर आपको लगा हो तो हमें कमेंट सेक्शन बता सकते हैं, ठीक है। तो कल से हम बेसिस एंड डायमेंशन के बारे में पढ़ेंगे कि बेसिस क्या होता है और डायमेंशन क्या होता है किसी भी वेक्टर स्पेस V का, ठीक है। अभी तो काफी सारे टॉपिक्स हैं इसमें, ठीक है। तो कल से हम बेसिस एंड डायमेंशन पढ़ते हैं। सो कीप गोइंग ऑन योर स्टडीज, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।